फरवरी 1993 एक बीएसएफ का यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हवाई जहाज आसमान में उड़ान भरता है। हाँ, और ये कोई आम उड़ान नहीं थे। बिल्कुल नहीं। इस विमान का मकसद सरहद पर दुश्मनों से लड़ना तो बिल्कुल नहीं था, और ना ही किसी आतंकी हमले को रोकना था। सही कहा। इसका जो मकसद था ना, वो था एक स्टेट के विधानसभा स्पीकर को जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है। वही ना, हमारे लोकतंत्र में देखिए, जहां विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है, वहां एक ऐसी नौबत आ गई, मेरा मतलब है एक ऐसी स्थिति बन गई कि देश की सबसे बड़ी अदालत को एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ सीधे पैरामिलिट्री फोर्स भेजनी पड़ी। वो भी एक गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ, है ना? हाँ। तो आज हम इसी पूरे ऐतिहासिक संवैधानिक संकट या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तह तक जाएंगे। एक ऐसा गहरा विश्लेषण करेंगे इस मुद्दे पर जिसने 1993 में मणिपुर से लेकर दिल्ली तक पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सच में बहुत रोचक है ना? ये टकराव था मणिपुर विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर डॉक्टर एच बोरोबाबू सिंह और भारतीय न्यायपालिका के बीच। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में इन सोर्तों के आधार पर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए, ये घटना अपने आप में इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये किसी एक नेता का भ्रष्टाचार या कोई आम राजनीतिक विवाद नहीं था। राइट। ये हमारे लोकतंत्र के दो सबसे बड़े स्तंभों के बीच शक्ति का प्रदर्शन था। एक तरह से क्षमता और अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन की खुली जंग थी। एक खुली जंग, बिल्कुल। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां दोनों पक्ष ये मान रहे थे कि वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, पर उनके इस टकराव के चलते पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था अपने सबसे नाजुक दौर से गुजरने लगी थी। और यही इस चर्चा का सबसे बड़ा आकर्षण है। हमारा मिशन ये समझना है कि जब कानून बनाने वाले ही कानून की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन को चुनौती देते हैं तो नतीजा क्या निकलता है। सही बात है। इन स्रोतों में जो जानकारियां दी गई हैं उनसे हम इस टकराव के शुरू होने से लेकर उसके नाटकीय अंत तक का पूरा सफर तय करेंगे। लेकिन इस 1993 के टकराव को समझने के लिए हमें पहले उस कानून को समझना जरूरी है जिसने इस आग को भड़काया। आप 1985 के 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, 1985 का 10th शेड्यूल, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये कानून इसलिए लाया गया था ताकि फ्लोर क्रॉसिंग यानी बार बार पार्टी बदलने को रोका जा सके। क्योंकि उस वक्त स्थिति बहुत खराब थी। वही ना। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी खेल में एक अंपायर को अचानक से सबसे ज्यादा ताकत दे दी जाए और फिर उम्मीद की जाए कि वो बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। अगर हम पिछभूमि यानी बैकग्राउंड में जाएं तो 1980s की राजनीति बहुत अस्थिर थी। आयाराम गयाराम का दौर था। हाँ, रातों रात मंत्री पद के लिए लोग पार्टी बदल लेते थे। एग्जैक्टली। तो स्थिरता लाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 52वां संशोधन किया। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो उस वक्त भी कुछ दिग्गज सांसदों ने चेतावनी दी थी, जैसे कि एस जयपाल रेड्डी और प्रोफ मधु दंडावते ने। स्रोतों में इनका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी। उनका मानना था कि स्पीकर जैसे पद को ऐसी ताकत देना उन्हें अनावश्यक राजनीतिक विवादों में खींच लाएगा। क्योंकि स्पीकर तो आखिर किसी सत्तारूढ़ पार्टी का ही हिस्सा होता है ना। वही तो। उनका तर्क था कि जब बात उनकी अपनी पार्टी की सरकार गिरने पर आएगी तो क्या वो एक निष्पक्ष जज की तरह फैसला ले पाएंगे। और अगर इसे हम थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो उन सांसदों की चेतावनी बिल्कुल सही साबित हुई। कानून ने एक समाधान तो दिया, पर एक नई और बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे दिया। एकदम सही कहा। कानून ने दल बदल को थोड़ा रोका जरूर, पर स्पीकर के पद को एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। और यही डर जो 1985 में जताया गया था वो आखिरकार जुलाई 1991 में मणिपुर में सच साबित हुआ। हाँ, और मणिपुर में चिंगारी ऐसी भड़की कि पूरे देश में उसकी आंच महसूस हुई। तो स्रोतों के मुताबिक वहां मुख्य घटना चक्र क्या था? मणिपुर विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर डॉक्टर एच बोरोबाबू सिंह ने अचानक से 7 कांग्रेस आए एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हाँ, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया। और 7 एमएलएज का बाहर होना मतलब पूरी सरकार के गिरने का खतरा। तो जाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही होगा। बिल्कुल पहुंचा, और यहीं से एक लैंडमार्क फैसला निकल कर आया जिसे हम किहोटो होलोहैन केस कहते हैं। किहोटो होलोहैन, ये नाम तो संवैधानिक कानून में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। इस केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी
और दिलचस्प बात यह है कि इस बेंच में एमएन वेंकटचलैया भी शामिल थे, जो आगे चलकर देश के चीफ जस्टिस बने। हाँ वही। तो इस बेंच ने एक बहुत बारीक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ये कानून यानी 10th शेड्यूल तो वैध है, वैलिड है, लेकिन स्पीकर के फैसले अंतरिम यानी फाइनल नहीं है। वेट, फाइनल नहीं है तो क्या उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर दल बदल पर सुनवाई करते हैं तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहे होते हैं, इसलिए जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और यहाँ आकर ये किस्सा सच में बहुत रोचक हो जाता है। मेरा मतलब है क्या स्पीकर के पास संवैधानिक छूट नहीं होती? आप आर्टिकल 122 और 212 की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी। हमने तो पढ़ा है कि कोर्ट असेंबली के अंदर के मामलों में कैसे दखल दे सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स भी तो एक चीज है। आपने बिल्कुल वही सवाल उठाया है जो उस वक्त टकराव का मूल कारण बना। यही वो बिंदु था जहां कोर्ट और लेजिस्लेचर की ताकत की सीमाओं यानी लिमिट्स ऑफ पावर पर टकराव पैदा हुआ। तो क्या डॉक्टर बोरो बाबू सिंह अपनी जगह सही थे जब उन्होंने विरोध किया? देखिए, उनका अपना बहुत मजबूत कानूनी तर्क था कि हाइटो हॉलोहैन में फैसला भी एकमत नहीं था, 3-2 का स्प्लिट वर्डिक्ट था। अच्छा, स्प्लिट वर्डिक्ट था। हाँ, और माइनॉरिटी जजेस का भी यही मानना था कि स्पीकर को ट्राइब्यूनल बनाना सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। पर चूंकि बहुमत या मेजॉरिटी कह रही थी कि जुडिशियल रिव्यू होगा, तो कानून वही बना। तो इस नए कानून के बनने के बाद नवंबर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने उन 7 एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन रद्द यानी क्वॉश कर दिया। रद्द कर दिया, बिल्कुल। उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। पर स्पीकर ने तो इसे मानने से इनकार कर दिया ना? साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि असेंबली के अंदर वही सर्वोच्चा है। आमतौर पर तो जब देश की सबसे बड़ी अदालत कोई फैसला दे देते हैं तो मामला शांत हो जाना चाहिए, लेकिन मणिपुर में इसका उल्टा ही हुआ। एकदम उल्टा। ये खुली बगावत थी। सुरोकुन में एक और अजीब घटना का जिक्र है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी ने कोर्ट के ऑर्डर को लागू करना चाहा। हाँ, तो स्पीकर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अरे बाप रे! मतलब उस अधिकारी को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान रहा था? बिल्कुल। स्पीकर ने उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की खुली अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। इस स्थिति को समझाने के लिए अगर मैं एक एनालॉजी दूं, सोचिए कि एक जहाज का कैप्टन सीधे एडमिरल के आदेशों को फाड़ कर फेंक रहा हो और जो क्रू मेंबर एडमिरल की बात सुने, कैप्टन उसे समुद्र में फेंक दे। बहुत खूब। बिल्कुल ऐसी हालत थी वहां की। ऐसी स्थिति में तो सिस्टम का ढांचा ही टूटने लगता है ना। दोनों तरफ से दबाव एक आम अफसर पर पड़ रहा था। और ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी। 1 साल लंबा टकराव चला। 1992 से 1993 आ गया। तब तक जस्टिस वेंकटचलैया चीफ जस्टिस बन चुके थे। ओह, वही जज जो कियोटो होलोहन बेंच में थे। हाँ, तो सीजेआई बनने के बाद उन्होंने बार बार डॉक्टर सिंह को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया। उन्होंने यहां तक आश्वासन दिया कि अगर वो आते हैं तो उनकी गरिमा का ख्याल रखा जाएगा। पर डॉक्टर सिंह गए नहीं। नहीं, वो 1 पूरे साल तक इन आदेशों को अनसुना करते रहे। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर नियम बनाने वाले ही कानून की सबसे बड़ी आवाज यानी सुप्रीम कोर्ट को अनदेखा कर दें, तो आम नागरिक के पास क्या भरोसा बचेगा? एकदम सही सवाल है। इससे कानून के राज, रूल ऑफ लॉ पर से विश्वास उठ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा था। तो इस स्थिति को अनंतकाल तक ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। 1 साल के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी ताकत का आखिरी अस्त्र निकाला। तो इन सब का आखिरी मतलब क्या निकलता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चुप्पी को कैसे तोड़ा? स्रोतों के आधार पर अगर देखें तो फरवरी 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सीधा आदेश दिया। क्या आदेश था वो? उन्होंने आदेश दिया कि स्पीकर की पेशी हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए मिनिमम फोर्स यानी न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया जाए। वेट, फोर्स का इस्तेमाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ? हाँ, ये एक नाटकीय कदम था। ड्रामेटिक एस्केलेशन। स्थिति ऐसी थी कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और इस फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? केंद्र ने तुरंत एक बीएसएफ का विमान सीधे इम्फाल भेजा ताकि डॉक्टर सिंह को जबरदस्ती दिल्ली लाया जा सके। ओह वाओ, ये तो बहुत बड़ा खतरा था। मतलब एक तरफ स्टेट की पुलिस है तो स्पीकर की सिक्योरिटी में होगी और दूसरी तरफ बीएसएफ। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिति थी जहां टकराव चरम पर था। ब्रिंकमैनशिप की स्थिति जिसे कहते हैं।
दोनों पक्ष खाई के किनारे पर खड़े थे। अगर दोनों फोर्सेस आपस में भिड़ जाती तो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा संकट होता। बहुत बड़ा। रक्तपात तक की नौबत आ सकती थी। लेकिन आखिर में बर्फ पिघली। आखिरकार एक समाधान निकला। हाँ, आखिरकार तय किए गए दिन दोपहर 2 बजे डॉक्टर सिंह सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। फ्यू, चलो बीएसएफ और पुलिस आमने सामने आने से बच गए। हाँ, और कोर्ट पहुंचकर उन्होंने कंप्लायंस एफिडेविट यानी आदेश के पालन का हलफनामा दायर किया। मतलब उन्होंने मान लिया कि वो उन 7 एमएलएस को असेंबली में बैठने देंगे। बिल्कुल, और जैसे ही उन्होंने ये किया, कोर्ट ने उनके खिलाफ सारी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स रोक दी। तो इस तरह एक संस्थागत ढांचे को पूरी तरह से धराशायी होने से, यानी फुल स्केल इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स होने से बचा लिया गया। सही कहा। कोर्ट का उद्देश्य उन्हें नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि कानून की सर्वोच्चता स्थापित करना था। अगर हम इस पूरे घटना चक्र को समेटते लगे तो सोचने वाली बात है कि कैसे एक फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने वाले कानून ने इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल संकट को जन्म दिया। एक ऐसे कानून ने जिसकी नीयत स्थिरता लाना थी। हाँ, पर उसने सीधे चीफ जस्टिस को आदेश निकालने पर मजबूर कर दिया, एक अफसर की नौकरी छीन ली और आखिर में बीएसएफ का जहाज तक उतारना पड़ा। और स्रोतों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लेगेसी वहीं खत्म नहीं हुई। दशकों बाद भी ये दल बदल विरोधी कानून आज तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और कोर्ट्स के बीच टकराव की वजह बनता है। हाँ, देखिए, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश, हम आए दिन ऐसी कहानियां देखते हैं। बिल्कुल, सरकार बनाने और गिराने के राजनीतिक दबाव के कारण इस पद यानी स्पीकर की आबरू आज भी दांव पर लग जाती है। ये एक ऐसी रस्सी कशी है जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। यह पूरा गहरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा विचार जिसे सारी लीगल बारीकियों से हटकर अगर सोचें कि अगर हम एक ऐसे अंपायर को चुनाव का फैसला करने का हक दे दें जो खुद किसी एक टीम की तरफ से खेल चुका हो, तो क्या कोर्ट का कोई भी आदेश उस खेल को पूरी तरह से निष्पक्ष बना पाएगा? जब तक राजनीतिक स्वार्थ और संवैधानिक जिम्मेदारी का आपस में टकराव होता रहेगा, क्या ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इन स्रोतों में और भी बहुत कुछ है, पर इस चर्चा के लिए इतना ही।